हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइब्स लर्निंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम बायोमोलिक्यूल और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोनों से कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे। तो ये आपका जोलॉजी प्लस बॉटनी दोनों का पार्ट ही कवर करेगा आज ये टॉपिक। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे आज। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, सबसे पहली बात, हम कभी भी किसी भी बायोमोलिक्यूल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, तो ये डिस्कवर किसने किए थे और कब हुए थे। जब हम पूछते हैं कि ये कब हुए थे तो हम बोलते हैं 1868 में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक स्विस साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट में भी कौन थे वो? फिजिसिस्ट थे। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिच मिशर। फ्रेडरिच मिशर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने आइसोलेट किया था क्या? न्यूक्लिक एसिड। और कहां से आइसोलेट किया था? फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ WBC। जब ये कुछ डिस्कवर कर रहे थे, ये कोई और कंपोनेंट को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे, किसी और कंपोनेंट को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ साथ इनको एक क्लाउडी सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला था जब ये WBC की स्टडी कर रहे थे। और उनको उस चीज को इन्होंने क्या नाम दिया था? उस चीज को इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन का। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज के ऊपर और ज्यादा डिस्कवरी करी, तब जाकर के एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ऑल्टमैन, जिन्होंने ये देखा था ये जो न्यूक्लिन है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसकी प्रॉपर्टी कैसी है? एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो इतना आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इसके अंदर एक एसिडिक कंपोनेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 के फॉर्म में होता है। और इसकी जब इन्होंने प्रेजेंस देखी थी तो इन्होंने इस न्यूक्लिन को एक नाम से जाना था जिसको हम आज भी जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। बेसिक हम दो तरीके की बात करते हैं, DNA एंड RNA। DNA को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA को हम क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या है डीऑक्सी और क्या है ये राइबो, ये हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे जब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये बने किस चीज के हैं, कौन कौन से कंपोनेंट के ये न्यूक्लिक एसिड बने हैं, तो देखिए अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के, तो हम कंपोनेंट्स की जब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड में, तो इसमें एक कंपोनेंट जो आता है जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट इज शुगर। एक शुगर मॉलिक्यूल होगा। दूसरा क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा या फॉस्फोरिक एसिड होगा। और तीसरी चीज इसमें क्या होगी? नाइट्रोजनस बेस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम शुगर की, कि कौन सी शुगर प्रेजेंट है। तो हमने बात करी कि इसके अंदर जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है। उस पेंटोज शुगर को हम किस नाम से जानते हैं? पेंटोज शुगर होती है। और इस शुगर को हम किस नाम से जानते हैं? राइबोज शुगर। ठीक है, जब मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी तब इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। अब ये जो राइबोज शुगर होती है, इसका अगर हम छोटा सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें कि कैसे ये RNA में प्रेजेंट है और कैसे ये DNA में प्रेजेंट है। अगर हम राइबोज शुगर की बात करें, तो कौन कौन से कार्बन हो गए देखिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। 5 कार्बन कंपोनेंट है, 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है। एक रिंग के अंदर 4 है और एक बाहर कौन सा है? 5वां कार्बन है। तो ये कौन सी शुगर हो गई? हम इसको बोलेंगे राइबोज शुगर, जो कि ये किस में प्रेजेंट होती है? RNA में प्रेजेंट होती है। बट क्या हुआ, इसकी थोड़ी सी अनस्टेबल होने की वजह से, अनस्टेबल क्यों होता है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी,
यहाँ पे बस इतनी सी बात जानिए, क्योंकि यहाँ पे ये OH प्रेजेंस है, ये अनस्टेबिलिटी लाता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस लाता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो हमें स्टेबिलिटी लानी थी, और उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए यहाँ पे एक तरीके का इवोल्यूशन हुआ। राइबोज शुगर किस में कन्वर्ट हो गई? डीऑक्सी राइबोज में। अब ये डीऑक्सी का क्या मतलब है? आप देख सकते हैं ये जो मैंने शुगर दोबारा से बनाई है, इसमें ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन एंड ये फिफ्थ कार्बन। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, ये जो सेकंड कार्बन है, यहाँ पे मैंने OH बनाया था और यहाँ पे मैंने H बनाया है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन हुई है, इस वजह से इस शुगर को हमने क्या नाम दे दिया कि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, इस वजह से ये शुगर क्या बन गई? अब डीऑक्सी बनी है। पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीऑक्सी राइबो शुगर है, जो कि किस में प्रेजेंट हुई? DNA में प्रेजेंट हुई। ठीक है, शुगर की बात समझ में आई कि DNA में कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी और RNA में कौन सी शुगर होगी। दूसरी जो हम बात करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब जहां भी फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जब भी हम न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं, अगर शुगर है, शुगर किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच है। नाइट्रोजनस बेस अभी मैं बताऊंगी। इस चीज को हम एक नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ क्या ऐड हो जाता है? फॉस्फेट ऐड हो जाता है, या फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाता है, तब हम इस चीज को किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने शुगर की बात कर ली, फॉस्फोरिक एसिड की बात करने की कोई वो नहीं है, H3PO4 के फॉर्म में होगी, कैसे अटैच होगी अभी मैं आपको बताऊंगी। हम बात करते हैं इसकी नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस की जब हम बात कर रहे होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। प्यूरीन कौन कौन से होते हैं? तो आपको क्या याद रखना है? एक बहुत ही सिंपल सी चीज याद रख लेना, अपने गप्पू को याद रख लीजिएगा। प्यूरीन मतलब, प्यूरीन के अंदर कौन कौन आते हैं? ग्वानिन आता है और एडेनिन आता है। ये दो कौन से हो गए? ये हो गए प्यूरिन। ATGC नाइट्रोजनस बेस हम पढ़ते हैं, 9th एंड 10th में हम पढ़ते हैं। तो उसी को मैं डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ कि कौन से प्यूरिन है और कौन से पायरिमिडीन है। तो गुआनिन और एडेनिन जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं। तो पायरिमिडीन कौन कौन से बचे? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये तीन कौन हो गए? ये तीनों हो गए आपके पायरिमिडीन्स। तो प्यूरिन का अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। छोटा नाम जिसके कहते हैं ना, जिसके बड़ा नाम छोटे दर्शन, बस वही याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? बड़ा नाम छोटे दर्शन। क्यों बोल रही हूं मैं ये? पायरिमिडीन कितनी बड़ी स्पेलिंग है, कैसी रिंग होती है? सिंगल रिंग होती है। प्यूरिन छोटी छोटी सी स्पेलिंग है, कैसा रिंग होती है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? देखिए, नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन होना कंपलसरी है, नाइट्रोजन लगा देते हैं। ये लग गया आपका नाइट्रोजन। अब बात आती है कि नंबरिंग कैसे होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड कहाँ लगेंगे? हर नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ऑल्टरनेट वे में नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड लग जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हो गया, तो एक छोड़ के लगना था तो हम यहाँ लगाएंगे। नंबरिंग कैसे होगी इसमें, ये समझिए। प्यूरीन में क्या आ रहा है? यू आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम ऊपर से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। ऊपर से भी प्रायोरिटी किसको देंगे? हम नाइट्रोजन को देंगे। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। समझे? इस तरीके से ये प्यूरीन का स्ट्रक्चर हो रहा है। यही अगर मैं पिरिमिडीन की बात करूं, पिरिमिडीन कैसा है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसकी ये जो आधी रिंग है इसको हटा दो। कौन सी रिंग हटाने की बात कर रही हूं मैं? ये जो है ना, ये इधर वाली जो रिंग है, ये आपके राइट हैंड वाली जो रिंग है इसको हटा दो। बस कौन सी बच जाएगी? लेफ्ट हैंड वाली रिंग बच जाएगी। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे यू नहीं आ रहा तो नंबरिंग भी हमें ऊपर से करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे से नंबरिंग की जाएगी। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? लेकिन नाइट्रोजन को। 1 2 3 4 5 6। ऐसे क्यों घुमाया मैंने? ऐसे इसलिए घुमाया, देखो अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे दूसरा नाइट्रोजन आ जाता। बट हम क्या बोल रहे हैं? प्रायोरिटी हमेशा नाइट्रोजन को देनी है, तो 1 2 और 3। ठीक है, तो ये पिरिमिडिन और प्यूरिन का स्ट्रक्चर हो गया। बट बात यहाँ पे नहीं बचती है, बात होती है कि ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, इन सब का स्ट्रक्चर भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सिंपल से स्ट्रक्चर है, अभी बात करेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे ये स्ट्रक्चर। अगर आपको ये प्यूरिन और पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर याद हो गए, इसी में आपको कुछ कुछ मैनिपुलेशन करने हैं और आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। प्यूरिन में हम पहले बात करेंगे एडेनिन की। ठीक है, एडेनिन का स्ट्रक्चर देखिए। पहले तो सिंपल सा आपको क्या बना देना है? प्यूरिन का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको बना देना है, बिल्कुल बेसिक सा। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जब आपने बना लिया तो आपकी नंबरिंग देखिए कैसे मैंने बताई थी। नंबरिंग ऊपर से बताई थी मैंने, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे क्या करना है? ये जो सिक्स्थ पोजीशन है, इस सिक्स्थ पोजीशन पे क्या लगा देना है? इस सिक्स्थ पोजीशन पे आपको अमाइनो लगा देना है। ये जो सिक्स्थ पोजीशन है इस पे आप क्या लगा देंगे? अमाइनो ग्रुप, NH2 लगा देंगे। बाकी सारे जितने भी आपके डबल बॉन्ड है वो वैसे के वैसे ही आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्या बना ये सिक्स नंबर का था। आप इसको कैसे नाम दे सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं सिक्स अमाइनो प्यूरिन। ये क्या हो गया? केमिकल नेम हो गया किसका? एडेनिन का। वेरी सिंपल। क्या लगाया हमने? सिक्स्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा दिया। इसी से ग्वानिन बनाने की कोशिश करिए, बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे बिल्कुल आप प्यूरिन का। इसमें क्या करना है? यहाँ पे सिक्स्थ पोजीशन पे ऑक्सी लगाना है और सेकंड पोजीशन पे क्या लगाना है? NH2 लगाना है। क्या बोला मैंने? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड आने की नीड नहीं है। डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? एक यहाँ और एक यहाँ। नंबरिंग दे के देख लो, सोई नाम आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या नाम होगा इसका? हम बोलेंगे इसका नाम 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। किसका केमिकल नेम है ये? ग्वानिन का। ठीक है, प्यूरिन का बेसिक रिंग बनाओ। अगर एडेनिन बनाना है तो सिक्स पोजीशन पे अमाइनो आ जाना है, ग्वानिन बनाना है तो सेकंड पोजीशन पे अमाइनो आना है और सिक्स पोजीशन पे ऑक्सी आना है। अब बात करते हैं प्यूर पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन में सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोसिन की। एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिया। इस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में अगर हम नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है? अमाइनो लगा देना है। और सेकंड पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है? ऑक्सी लगा देना है। बाकी सब डबल बॉन्ड एक से वैसे ही लग जाएंगे। क्या बोला मैंने? देखिए, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी, फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो। ग्वानिन में अगर इस रिंग में देखें तो सेकंड पोजीशन पे अमाइनो और सिक्स पोजीशन पे ऑक्सी था। साइटोसिन में ये क्या हो गया? उल्टा हो गया, प्लस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी।
तो इसका हम नाम क्या देंगे? 4 अमाइनो 2 ऑक्सी pyrimidine। किसका नाम है ये? इसको हम बोलते हैं साइटोसिन। बात करते हैं यूरेसिल की। सिंपल रिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे सबसे पहले। यूरेसिल का बिल्कुल pyrimidine का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने बनाया, इसमें आपको क्या करना है? फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी लगा देना है और सेकंड पोजीशन पे भी ऑक्सी लगा देना है। बाकी ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो नाम देखिए, इसका नाम आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2,4 डाईऑक्सी pyrimidine। किसका स्ट्रक्चर है ये? यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। इस यूरेसिल के स्ट्रक्चर में ही थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए जस्ट बिकॉज टू अटेन द स्टेबिलिटी मोर। क्योंकि हमें क्या पता है, अभी आगे बताती हूं मैं। हमारा एक स्ट्रक्चर बचा है थाइमीन का। जो थाइमीन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं मिलता। तो हमारे पास क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या इवोल्यूशन हुआ? ये जो यूरेसिल था इसमें क्या हुआ, यहाँ भी ऑक्सी था, यहाँ भी ऑक्सी था, एक जगह पे मिथाइल ग्रुप और अटैच हो गया। ये जो मिथाइल होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना इस डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने में, मिथाइल बहुत जगह पे यूज आएगा, क्योंकि ये मिथाइलेशन जो होता है ना डीएनए की स्टेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? सिर्फ एक यहाँ आएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड की तो कैपेसिटी पूरी हो गई है। नाम क्या होगा इसका? 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन। किसका स्ट्रक्चर है ये? ये हम बोलते हैं थाइमीन का स्ट्रक्चर है। यूरेसिल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया और क्या बना दिया? थाइमीन बना करके तैयार कर दिया। इतनी बात मैं समझ रही हूँ, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब एक बात और समझिए, छोटी सी। जब भी हम बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई अगर नाम लिखा हुआ है तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा और कौन सा न्यूक्लियोसाइड होगा? तो हम ये कैसे पता चलाएंगे? मैं अगर मैं एडेनिन की बात करूं और न्यूक्लियोसाइड बोलूं तो ये क्या आ जाएंगे? जब भी न्यूक्लियोसाइड बोल रहे होंगे ना, यहाँ पे आई एन ई जोड़ देना है या एस आई एन ई जोड़ देना है। तो एडेनो साइन, गुआनो साइन। उसके अलावा हम क्या बोलेंगे? आई एन ई जोड़ना है हमें, थाइमीडाइन या फिर यूरेडाइन या फिर साइटीडाइन। ठीक है, समझ में आया? ये सब हम किसको बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड को। यही अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आ गया है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, या फिर हम बोलेंगे गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, या फिर हम बोल देंगे यूरिडाइलिक एसिड। ये बेसिक नाम हैं जो हमने दिए थे, लेकिन अगर हमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड देखना है तो हम इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम सिर्फ न्यूक्लियोसाइड, कभी भी अगर आप एडेनोसिन लिखा देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो एब्सेंट है, यहाँ फॉस्फोरिक एसिड नहीं प्रेजेंट है। और जब भी आप एडेनाइलिक एसिड देखें तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का प्रेजेंस दिखा रहा है वो। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। प्लस आपको दो बातें और पता होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे बोल रहा है कि ये डीएनए है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो होंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये जो
न्यूक्लिक एसिड होंगे ये डीएनए में प्रेजेंट होंगे। और अगर कोई बोल रहा है कि आरएनए है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, या फिर यूरेसिल हो सकता है। यूरेसिल कभी भी डीएनए में नहीं होगा, थायमिन कभी भी आरएनए में नहीं होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।